हाय गाइस, वेलकम टू इंसिडेंटिस एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मेनिंजाइटिस। ठीक है, को मेनिंजाइटिस। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर 4। ठीक है, नर्वस सिस्टम का लेक्चर 4 होगा और हम पढ़ने वाले हैं आज मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस लास्ट में क्या आ रहा है, मेनिंजाइटिस की लास्ट में क्या आ रहा है भाई, आइटिस आ रहा है ना। आइटिस आ रहा है। आइटिस का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फ्लामेशन को। ठीक है, इन्फ्लामेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मेनिंजिस का मतलब क्या हो गया, मेनिंजिस का मतलब क्या होता है बताओ, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा मेनिंजिस का क्लियर। ठीक है, मेनिंजिस क्या होता है, सोचो, वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया, 2 मिनट रुको, सोच लिया सोच लिया सोच लिया, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेनिंजिस, मेनिंजिस का जो होता है एक लेयर होता है हमारे किसका, ब्रेन का एक लेयर होता है। ठीक है, एक ब्रेन का लेयर होता है। अब देखो उसको थोड़ा व्यू में देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास ये स्कल बोन है। ठीक है, स्कल बोन के नीचे क्या रहता है, हमारा ड्यूरामेटा। ठीक है, ड्यूरामेटा रहता है। ड्यूरामेटा के नीचे क्या रहता है, ड्यूरामेटा के नीचे क्या रहता है, पायामेटा। ठीक है, अब ड्यूरामेटा और पायामेटा के बीच में क्या रहता है, एर्कोनॉइड स्पेस रहता है, जिसे कहते हैं एर्कोनॉइड स्पेस। क्या कहते हैं, एर्कोनॉइड स्पेस। क्या कहते हैं भाइयों, एर्कोनॉइड स्पेस। ठीक है, अब ये एर्कोनॉइड स्पेस जो है ना, एर्कोनॉइड स्पेस, अब ये जो तीनों, ठीक है, ड्यूरामेटा, एर्कोनॉइड स्पेस और पायामेटा, ड्यूरामेटा, एर्कोनॉइड स्पेस और पायामेटा, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, मेनिंजिस। क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मेनिंजिस। ठीक है, अब इसे मेनिंजिस में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस। क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो अगर हमसे डेफिनेशन पूछा जाता है कि भाई डेफिनेशन मुझे बताओ मेनिंजाइटिस का मतलब होता क्या, तो इट्स एन इन्फ्लामेशन, इट्स इज एन इन्फ्लामेशन, it's an inflammation in the meninges, in the meninges, in the meninges, meninges, that is a covering of the brain. ठीक है, अब ये तो हमने बता दिया कि भाई मेनिंजाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, ड्यूरामेटा, एर्कोनॉइड, पायामेटा तीनों मिला के मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब ये होता क्यों है भाई, होता क्यों, जैसे देखो किसी कोई रीज़न रहता है कि बिना कोई रीज़न के कुछ होता नहीं, सबसे पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर हमें मेनिंजाइटिस हो रहा है, ठीक है, या फिर समझ लो तुम्हारा क्या हो रहा है, रीनल कैल्काई हो रहा है। ठीक है, रीनल कैल्काई का मतलब किडनी में स्टोन हो रहा है, किडनी में स्टोन हो रहा है, यूरोलिथियासिस जिसे कहते हैं। ठीक है, यूरोलिथियासिस, तो वो हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा था वहाँ पे। सेम ऐसे यहाँ पे क्या होता है कि आइटिस इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे ना कुछ बैक्टीरियल कॉजेज होते हैं, वायरल भी होता है। ठीक है, और फिर फंगल भी होता है। मोस्ट कॉमन जो देखा जाता है वो होता है निमोनोकोकस। ठीक है, निमोनोकोकस जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, मेनिंजाइटिस कॉज करता है निमोनोकोकस। फिर उसके बाद नाइजीरिया मेनिंजाइटिस होता है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस ये होता है। तो अगर हमें पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, तो हम बोलेंगे निमोनोकोकस। ठीक है, निमोनोकोकस जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अब देखो चिल्ड्रंस में और नियोनेट में भी, भाई चिल्ड्रंस और नियोनेट में भी मेनिंजाइटिस मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है ना। तो चिल्ड्रंस और नियोनेट में, चिल्ड्रंस में क्या, चिल्ड्रंस में भी निमोनोकोकस जो होता है, निमोनोकोकस ना चिल्ड्रंस में भी देखने को मिलता है। चिल्ड्रंस में मेनिंजाइटिस कौन लीड करता है, तो निमोनोकोकस ही लीड करता है। लेकिन अगर नियोनेट की बात करते हैं भाई, नियोनेट का मतलब जो छोटे बच्चे थे, तो जो जस्ट पैदा होते हैं, ठीक है, नियोनेट की बात करते हैं, तो नियोनेट में क्या मिलता है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया कॉज करता है भाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। अगर क्वेश्चन पूछता है हमसे, फिर या एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मुझे ये बताइए कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है कौन कॉज करता है इन नियोनेट, तो हमें ये नहीं लगाना निमोनोकोकस, क्योंकि निमोनोकोकस ओनली चिल्ड्रंस में या फिर अडल्ट में कॉज करेगा। ठीक है, अगर नियोनेट की बात करते हैं तो हम ग्रुप बी बीटा स्ट्रेप्टोकोकस कोकाई की बात करेंगे। ठीक है, ये होता है। अगर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में इसको सिफैक्टोसमीन क्या देते हैं, सिफैक्टोसमाइन। ठीक है, फिर से हम बात करेंगे सिफैक्टो, CEFO सिफैक्टोसमीन। ठीक है, सिफैक्टोसमीन ये देते हैं हम इसे ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट इन द सेंस उसके मेडिकेशन हो गया ये। फिर उसके बाद हम बैक्टीरियल हो गया था, बैक्टीरियल के बाद वायरल मेनिंजाइटिस की बात करते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस इन अडल्ट में बैक्टीरिया, अगर देखो अगर अडल्ट में बैक्टीरिया पूछता है, अगर अडल्ट में, चिल्ड्रंस में भी तो निमोनोकोकस है, अडल्ट में पूछे तो अडल्ट में भी निमोनोकोकस होगा, नियोनेट बदलता है बस। वायरल मेनिंजाइटिस अगर पूछता है अडल्ट में, वायरल वाला, तो एंटेरोवायरस। अगर हम फंगल मेनिंजाइटिस की बात करते हैं एचआईवी पेशेंट में, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट में, अगर क्वेश्चन आता हमारे पास कि एक पेशेंट है जो कि एचआईवी पॉजिटिव है, उसको मेनिंजाइटिस हो रहा है, तो मुझे ये बताओ कौन सा फंगल उसको लीड करेगा। सबसे पहला कुछ नहीं करना, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस लीड करता है, प्रेजेंस इन बीड्स ऑफ पीजन। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ रहता है, तो पीजन के बीड्स में प्रेजेंट रहता है, और ये क्या करता है, तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस क्या करता है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। ये हो गया, ये इसके कॉजेज थे। ठीक है, कॉजेज हो गए। अब इसके बाद हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। किसके साइन एंड सिम्टम्स, देखो 2 साइंस इसके बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं,
क्या कहते हैं, पॉपुलर है, ठीक है। पॉपुलर इन द सेंस हम उसको फिजिकल एग्जामिनेशन में भी पकड़ सकते हैं। अगर हमारा मान लो हमारी पोस्टिंग लगी है, ठीक है, हमारी पोस्टिंग लगी हुई है कहाँ पे, इमरजेंसी वार्ड में लगी है, ठीक है। हमें ये नहीं पता भाई, हम देख के तो बता नहीं सकते कि पेशेंट मेनिंजाइटिस का है ना, देख के तो हम बता नहीं सकते पेशेंट मेनिंजाइटिस का। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं, इन वहीं हैंड टू हैंड टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दो साइन हो जाता है, दो साइन देखा जाता है। कौन कौन सा साइन देखा जाता है, तो सबसे पहला जो साइन होता है ना, उसे कहते हैं हम ब्रुडकिंग साइन, और दूसरा वाला जो होता है, दो साइन होता है, कौन कौन सा, एक होता है ब्रुडकिंग साइन, और दूसरा दूसरा कौन सा होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, दूसरा कौन सा होता है, बताइए। अब हम देखेंगे क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स। अब क्या देखेंगे हम इसके साइन एंड सिम्टम्स। हम क्या करने वाले हैं अब साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ लिया था क्या होता है क्या नहीं, ठीक है, कि मेनिंजाइटिस क्या होता है, उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कि बैक्टीरियल है, ठीक है, वायरल है, फंगल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की, किसकी, साइन एंड सिम्टम्स। अब देखो साइन एंड सिम्टम्स अगर हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो साइन एंड सिम्टम्स लिखते लिखते हमें एक चीज़ और पता चलना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नर्सिंग असेसमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, नर्सिंग फाइंडिंग, ठीक है, नर्सिंग फाइंडिंग भी कर सकते हैं, या फिर नर्सिंग असेसमेंट। साइन एंड सिम्टम्स की जगह अगर हम यहाँ पे नर्सिंग असेसमेंट भी लगा सकते हैं। देखो असेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि एज अ नर्स हम क्या क्या असेस करेंगे। हमारे पास पेशेंट आ गया इमरजेंसी में, ठीक है, इमरजेंसी में पेशेंट आया हुआ है, या वहाँ पे है, बेड पे है, ठीक है, बेड पे वो है, नर्सिंग असेसमेंट। हमें असेस करना है पेशेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है, ठीक है, हमें असेस करना है पेशेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो हमें साइन सिम्टम्स जब पता रहेगा तभी तो हम असेस करेंगे भाई, हमें जब साइन सिम्टम्स पता रहेगा तभी तो हम असेस करेंगे कि पेशेंट आया हमारे पास मेनिंजाइटिस का है, या फिर उसके अंदर हेड ब्रेन इंजरी हुई है, क्या हुई है, ठीक है। तो नर्सिंग असेसमेंट भी एक तरीके से कॉमन ही हो जाता है। देखो सबसे पहले जो इसमें दो चीज़ें चलती है ना, जो मैं बता रहा था आपको, एक होता है बुडकिंग साइन और एक होता है कर्निंग साइन, ठीक है। ये दो साइन जो होता है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, ये दो साइन जो होता है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। एग्जामिनर तुमसे पूछता कि भाई, एग्जामिनर ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल में पूछता है, पेपर्स में आते नहीं है, क्योंकि ये बुडकिंग साइन और कर्निंग साइन है बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। कुछ नहीं आता, बच्चों कुछ नहीं करते, मेनिंजाइटिस में लिख देते हैं बुडकिंग साइन कर्निंग साइन। इसके अलावा भी होता है, जैसे फीवर हो गया, फीवर में क्या होता है, फीवर ये बताओ हाइपोथर्मिया होता है या हाइपरथर्मिया होता है। फीवर तो हम लिख देते हैं भाई, किसी भी डिजीज कंडीशन में देखना फीवर लिखा रहेगा साइन सिम्टम्स में। अब फीवर में मुझे ये बताइए आप कि हाइपरथर्मिया होता है या फिर हाइपोथर्मिया होता है, सोचने वाली बात है। वीडियो को पॉज कर लिया, सोचा, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। हाइपरथर्मिया, हाई फीवर में क्या होता है, हाइपरथर्मिया होता है, हाइपरथर्मिया होता है, ठीक है, हाइपरथर्मिया देखने को मिलता है। हेडेक मिलता है, हेडेक कहाँ मिलता है, फ्रंटल लोब में, फ्रंटल लोब में, ठीक है, ये हो गया। न्यूक्लियर रिजिडिटी, न्यूक्लियर रिजिडिटी, अब बताते हो ये न्यूक्लियर रिजिडिटी क्या होता है। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया का मतलब क्या होगा कि आइज के सामने कुछ पैचेस लग के दिखते रहते हैं, फोटोफोबिया टाइप का, ठीक है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का मतलब हो गया कि वह एक दिन में सिर्फ 2 से 3 बार वो है ना वोमिटिंग आना, ठीक है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो गया। अब न्यूक्लियर रिजिडिटी का मतलब ये होता है भाई साहब, न्यूक्लियर रिजिडिटी का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल देखो जब हमें टेटनस हो जाता है ना, बच्चों को देखो जब टेटनस हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, मसल स्पाज्म होता है ना, मसल स्पाज्म होता है, रिजिडिटी हो जाती है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी होती है। न्यूक्लियर रिजिडिटी का मतलब हो गया कि बहुत मिनिमम अमाउंट में, बहुत छोटे अमाउंट में रिजिडिटी देखने को मिलती है, ठीक है, मिनिमम अमाउंट में, मिनिमम अमाउंट में, अमाउंट इन द सेंस मिनिमम रिजिडिटी मिलती है, रिजिडिटी मिलती है पेशेंट के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियर रिजिडिटी मिलती है, ये हो गया। अब मुझे अब बहुत से आप लोग पूछोगे कि बुडकिंग साइन और कर्निंग साइन में डिफरेंस क्या होता है, बुडकिंग साइन क्या होता है सर और कर्निंग साइन क्या होता है, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल सा है, सब कुछ दिमाग से उतार दिया। अब देखो बुडकिंग साइन और कर्निंग साइन में क्या होता है। सबसे पहले जो बुडकिंग साइन होता है ना, पेशेंट को हमें सुपाइन में कहना, पेशेंट को कहना कि सुपाइन हो जाओ, सुपाइन पोजीशन में, पेशेंट सुपाइन में, ठीक है, 90 डिग्री सुपाइन में, सुपाइन में है, ठीक है। जब हम उसका नेक, फॉर एग्जांपल ये उसका नेक है, ठीक है, ये उसका नेक है, ये उसका नेक है, ये उसका नेक है। नेक को जब हम एलिवेट करते हैं ना, जब हम उसको, जैसे ये नेक है, नेक को थोड़ा सा ऐसे उठाते हैं हम, जब उठाते हैं पेशेंट को उठाते हैं, तो जो इसका ये घुटना होता है ना, घुटना, नी घुटना, ये यहाँ से उठना शुरू हो जाता है। इन द सेंस क्या समझे कि जब हम नेक को उठाएंगे, जब पेशेंट से कहेंगे कि नेक को एलिवेट करते हैं, तो यहाँ से घुटने से पैर भी उठना, वो फोल्ड हल्का हल्का फोल्ड करने लगता है, ठीक है। बिलो द नी, सॉरी, बिलो द घुटने के नीचे क्या होता है कि वो जॉइंट्स के नीचे धीरे धीरे पैर उठाना शुरू कर देता है। तो हमें एसेस कर लेना कि इस पेशेंट के अंदर बुडकिंग साइन मिल रहा है, ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा कर्निंग साइन क्या होता है, कर्निंग साइन क्या होता है, देखो कर्निंग साइन में क्या होता है, पेशेंट सुपाइन में ही रहेगा, पेशेंट सुपाइन में, ठीक है, पेशेंट सुपाइन में हम उसके लेग को यहाँ पे एलिवेट करेंगे 90 डिग्री पे, ठीक है, ये उसका फुट है, ये उसका क्या हो गया, फुट है,
ये उसका फुट है, हम इसे 90 डिग्री यहाँ पे एलिवेट करवाएंगे, 90 डिग्री एलिवेट करवाएंगे पेशेंट को, उसके पैर को ऐसे करेंगे, एलिवेट कर देंगे। और जो फुट है ना ये, अब इसके पैर को क्या करेंगे हम, थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे। आगे पीछे करने की वजह से क्या होता है कि ये जो यहाँ पे कफ मसल है ना, ये जो कफ मसल है यहाँ पे, ये जो कफ मसल है यहाँ पे, जो कफ मसल है ना, ये बहुत पेन करेगा, बहुत पेन होगा यहाँ पे, ठीक है, कफ मसल में बहुत पेन होगा। तो पेशेंट का जैसे हम फुट 90 डिग्री पे हमने किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, ये हमारा पैर था, ठीक है, इसे हमने 90 डिग्री पे लिया और ये हमारा फुट है। जब हम इस फुट को ना दबाएंगे यहाँ पे, तो इस एरिया में बहुत पेन होगा, कर्निंग साइन मतलब इस एरिया में बहुत पेन होगा। तो एकदम से हमें पता चल जाएगा कि भाई कर्निंग साइन है, कर्निंग साइन मतलब कहीं ना कहीं उस पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ट्राइएड्स ऑफ मेनिंजाइटिस, ट्राइएड, ठीक है, ट्राइएड ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है, ट्राइएड ऑफ मेनिंजाइटिस, ट्राइएड ऑफ मेनिंजाइटिस बताओ क्या होता है। हर किसी का एक ट्राइएड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेलेरिया था, मेलेरिया का भी एक ट्राइएड था, क्या समझे कि मेलेरिया जो था ना, मेलेरिया डिजीज, उसका भी एक ट्राइएड था। क्या था उसका मेलेरिया का ट्राइएड, क्वेश्चन सोच लिया, सोच लिया, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ मेलेरिया का ट्राइएड क्या था बताओ। सेंसरी हियरिंग लॉस था, सेंसरी हियरिंग लॉस था, ओडेल्जिया था, और फिर क्या था, टिनिनाइटिस था, ठीक है, ये था। अब ट्राइएड ऑफ मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है, ट्राइएड ऑफ मेनिंजाइटिस, ट्राइएड ऑफ मेनिंजाइटिस में क्या क्या आता है, ट्राइएड में ऑफ मेनिंजाइटिस में तुम्हारा आता है फीवर, हेडेक, हेडेक आएगा, और न्यूक्लियर रिजिडिटी। अगर आपके पास ये तीन आता है, फीवर आ गया, हेडेक आ गया, न्यूक्लियर रिजिडिटी आ गई, आंख बंद करके भाई साहब लगाना कि ये मेनिंजाइटिस ही होगा। अगर हमारे पास कर्निंग साइन और बुश्किंग साइन आता है, ये कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट भी कर सकता है कर्निंग साइन और बुश्किंग साइन में। लेकिन अगर हमारे पास आ गया कि फीवर है, पेशेंट को फीवर है, हेडेक है और न्यूक्लियर रिजिडिटी है, ट्राइएड होगा। भाई ट्राइएड किसका होगा, मेनिंजाइटिस का होगा, सिंपल से आंख बंद करके लगाना है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, नर्सिंग असेसमेंट हो गया। अब ये मेनिंजाइटिस होता क्यों है, ठीक है, वाई इट इज कॉज, ठीक है। अब उसके कॉजेस की बात करते हैं, कॉजेस तो हो गया था लेकिन होता क्यों, अब ये बात करेंगे। गाइस अब हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले, ठीक है, साइट्स के बारे में पता करेंगे, ठीक है। देखो जब भी हम लंबर पंचर करते हैं, लंबर पंचर क्यों करते हैं, सीएसएफ के एग्जामिनेशन के लिए, सीएसएफ के फ्लूइड को आउट करने के लिए। और सीएसएफ का जब फ्लूइड आउट होगा तो हम क्या करेंगे, सीएसएफ का एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। अब हम जब साइड्स ऑफ लंबर पंचर कर रहे हैं, ठीक है, अब उसका एक साइड होना चाहिए भाई, साइड हमें करना कहाँ है, ठीक है, लंबर पंचर हम कर कहाँ रहे हैं, हमें थोरेसिक में तो करेंगे नहीं, है ना, सर्वाइकल में तो करेंगे नहीं, एक स्पेसिफिक एक एरिया होगा वहाँ पे ही करेंगे, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, L3 से L4 लंबर में करते हैं, L3 से L4 और L4 से L5, लेकिन हम जो प्रिफर करते हैं वो L3 से L4 में करते हैं। अब ये L3 से L4 जो हम करते हैं, ये करते किस में, ये अडल्ट में होता है, अडल्ट में होता है, अडल्ट एंड चिल्ड्रंस में होता है, ठीक है। अगर हमारे पास पेशेंट है जो कि इन्फेंट है, इन्फेंट में L4 से L5 में करते हैं, इन्फेंट में करते हैं L4 से L5, क्योंकि L4 से L5 क्योंकि इन्फेंट में जो कॉर्ड होता है ना, वर्टिब्रल कॉर्ड, वो एंड हो जाता है हमारे L3 तक का, ठीक है। और अडल्ट में क्या है, अडल्ट में हम L3 से L4 के बीच में करते हैं, ये हो गया। अब हम लंबर पंचर कर रहे हैं, लंबर पंचर के लिए भी एक पोजीशन दिया जाता है, कौन सा पोजीशन होता है, देखो तो तीन टाइप्स के पोजीशन इसमें दे सकते हैं हम, लैटरल डिक्यूबैटिस में दे सकते हैं, नी चेस्ट दे सकते हैं, नेक फ्लैक्शन दे सकते हैं, ठीक है, नेक फ्लैक्शन हो गया, नी चेस्ट हो गया, और फिर लैटरल पोजीशन हो गया। लैटरल पोजीशन में भी जैसे हम पेशेंट को, जैसे मान लो अगर ये पेशेंट हमारे पास ऐसे ऐसे, तो हम यहाँ पे उसका लंबर पंचर करते हैं ना, तो पेशेंट का जो यहाँ पे लेग होता है उसको हमें एब्डोमेन की तरफ दबाना है, ठीक है, लेग जो उसका एब्डोमेन की तरफ रखना है, एब्डोमेन की तरफ दबाना है, और उसका जो नेक है ना, नेक को जितना ज़्यादा हम फ्लैक्स कर सकते हो उतना ज़्यादा हमें फ्लैक्शन करना है। क्या करना है, नेक को फ्लैक्शन करना है, नेक को फ्लैक्शन कर दिया, लेग को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना हम एब्डोमेन की तरफ ले जाएंगे। ये नी चेस्ट भी हो सकता है और लैटरल डिक्यूबैटिस हो सकता है, लैटरल डिक्यूबैटिस हो सकता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम कुछ बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, जिसमें लंबर पंचर हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो होता है लोकल साइड इन्फेक्शन। क्या होता है, लोकल साइड इन्फेक्शन। अगर हमारे लोकल साइड इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, लोकल साइड इन्फेक्शन है, तो हम वहाँ पे लंबर पंचर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कि जब भी हम लंबर पंचर करते हैं तो नीडल को इंसर्ट करते हैं, नीडल को इंसर्ट करने के बाद जब हम नीडल को आउट करते हैं तो उसमें चांस रहता है कहीं ना कहीं बैक्टीरिया जाने का, बैक्टीरिया एंटर करने का, ठीक है, वायरस एंटर करने का। अगर बैक्टीरिया एंटर कर गया तो डायरेक्ट वो ब्रेन पे चला जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, बी मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और ब्रेन में इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो लोकल साइड इन्फेक्शन में हम नहीं करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, रेज्ड आईसीपी में, रेज्ड
ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। अगर हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, नॉर्मल कितना होता है 10 to 20, 10 से 20 होता है, या किसी किसी बुक में 21 भी दिया जाता है, 10 to 20 mmHg, ठीक है, 10 to 20 mmHg। अगर ये इससे बढ़ा हुआ है भाई, रेज्ड ICP का मतलब हो गया कि इस नॉर्मल वैल्यू से बढ़ा हुआ है, ठीक है, मोर देन 20 है या 25 है, तब भी हम परफॉर्म नहीं करते। अब उसको अब पेशेंट है, इमरजेंसी में आया हुआ है, हम क्या करेंगे, हमें तो परफॉर्म करना है। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एडमिनिस्टर क्या करना, कौन सा फ्लूइड एडमिनिस्टर करना, सबने कॉमन नाम तो सुना होगा सबने, मैनिटॉल का नाम सुना है, मैनिटॉल का ना, उसे एडमिनिस्टर करना। रेज्ड ICP में सबसे पहले अगर क्या करना है, एडमिनिस्टर मैनिटॉल। अगर हमने पेशेंट को मैनिटॉल एडमिनिस्टर कर दिया तो कहीं ना कहीं उसका ICP डिक्रीज होगा, रेज्ड ICP डिक्रीज होगा। उसके बाद हम आराम से उसका लंबर पंचर कर सकते हैं, ठीक है, और उसका एग्जामिनेशन मतलब CSF को आउट कर सकते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद ब्लीडिंग डिप्थीरिया, ब्लीडिंग डिस्थीरिया का मतलब होगा कि पेशेंट को चांस है कि अगर हम उसको पिन कर दे तो ब्लीडिंग हो सकता है, एक्सेस ब्लीडिंग हो सकता है, तब भी हम वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये 3 कंडीशन में हम ज़्यादातर पेशेंट को प्रेफर नहीं करते कि लंबर पंचर हो सके। सबसे पहले लोकल साइड इन्फेक्शन रेज्ड ICP में भी नहीं कर सकते, ब्लीडिंग डिस्थीरिया में भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे ये बताओ कौन कौन सा उसमें इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, कौन किस गॉज का नीडल होता है, ठीक है। इसका नीडल भी अलग ही होता है, वो नहीं होता, IV कैनुला नहीं होता, वो अलग होता है, इसका नीडल भी अलग ही होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें यूज़ करने का एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना है, एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना है सबसे पहले, ठीक है। ये हो गया, हाँ जी। फिर उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, कौन सा हम किस नंबर का कैनुला यूज़ करते हैं, बताओ किस नंबर का, 22 से 24 गॉज, ठीक है। 22 से 24 गॉज तक का हम कैनुला इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 22 से 24 गॉज तक का नीडल, सॉरी कैनुला कह रहा था मैं, नीडल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब 22 से 24 का मतलब क्या हो गया कि 22, 23 और 24, 22, 23, 24, ठीक है, 22, 23, 24। अब 22 नंबर का जो नीडल होता है वो किस कलर का होता है, 22 नंबर का जो होता है वो होता है ब्लैक कलर का, 23 नंबर का ब्लू कलर का होता है, और 24 नंबर का जो होता है वो होता है पर्पल कलर का, ठीक है, पर्पल कलर का होता है। तो 22 से 24 गॉज तक का यूज़ करते हैं, 22 ब्लैक, 23 ब्लू, 24 पर्पल, ठीक है। ये होता है, ये नीडल होता है, गॉज पीस वो नहीं होता, हमारा कैनुला नहीं होता, ये नीडल होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेरे पास साइड इफेक्ट की बात करते हैं कि साइड इफेक्ट जब हम लंबा पंचर करते हैं तो पेशेंट को कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट क्या होता है कि पेशेंट को ना हेडेक होता है, क्या होता है, हेडेक होता है, पेन उस एरिया में जहाँ पे हम पंचर करते हैं वो तो पेन होता है। अब पेन होता है, पेन को प्रिवेंट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लॉक्स 2% लगाते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देके लोकल एनेस्थीसिया करते हैं, ठीक है। क्लीन करने के बाद लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं जिससे पेशेंट को पेन ना हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंट को ना हेडेक होता है, क्या होता है, पोस्ट लंबर पंचर में क्या होता है, पेशेंट को हेडेक होता है, ठीक है, हेडेक होता है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को आफ्टर लंबर पंचर हम क्या कहते हैं पेशेंट को कि एटलीस्ट 8 घंटे तक, 8 आवर्स तक उसको सुपाइन पोजीशन में ही रहना है, ठीक है। एटलीस्ट 8 आवर तक, एटलीस्ट कम से कम 8 घंटे तक उसको पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रहना। तब भी उसके बाद भी हेडेक होता है तो हम उसको IV देंगे, क्या, IV कैफीन दे देंगे। कैफीन एज लाइक ए मूड स्टेबलाइजर होता है, ठीक है। तो कैफीन दे देंगे हम उसको, और पेशेंट को सबसे पहले हम यही कहेंगे कि 8 घंटे तक आपको सुपाइन पोजीशन में रहना। अगर पेशेंट तब भी दिक्कत हो रहा है, पेशेंट को तब भी परेशानी हो रही तो हम उसको कहेंगे IV कैफीन दे देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम बात करने वाले नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग कर लिया था हमने। अब इंटरवेंशन की बात करते हैं कि एज ए नर्स हम क्या क्या कर सकते हैं जब हमारे पास पेशेंट आया है मेनिंजाइटिस का, ठीक है। उसके बाद तो लास्ट टॉपिक है मेनिंजाइटिस। अब हम बात करने वाले क्या, कुछ CSF के पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। CSF के पैरामीटर्स, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम CSF के फ्लूइड को जैसे लंबर पंचर से जब हम CSF को आउट करते हैं ना, तो आउट करने के बाद जब उसके लैब में भेजते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। दूसरे जैसे CSF में क्या सबसे पहले क्या क्या होता है, देखो सेल होता है, शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, प्रोटीन होता है, और फिर उसके बाद उसके कलर होता है, ठीक है, उसका कलर। तो उसका जब हम सेल की बात करते हैं, नॉर्मल जो सेल होता है 0 से 5 के बीच में होता है L, और शुगर इन द सेंस हमारा ग्लूकोज, ठीक है, शुगर इन द सेंस ग्लूकोज 2/3 होता है। और फिर प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन 15 to 45 होता है। ओपनिंग प्रेशर कितना होता है, 50 to 180 mmHg, और कलर जो होता है वो क्लियर कलर का होता है, ठीक है, क्लियर इन द सेंस वाटरी कलर होता है। ये हो गया। लेकिन अगर जब नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, ये क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अगर पेशेंट को मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया, जो कि कॉमन होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है कॉमन है। अब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में
इन 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 वैल्यूज में से क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा, सिंपल से बताओ, क्या बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा। सेल का काउंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया एनगल्फ कर जाती है शुगर को, ग्लूकोज को, ठीक है। प्रोटीन बढ़ जाएगा, एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा, एंटीबायोटिक की तरह। ओपनिंग प्रेशर, ओपनिंग प्रेशर क्या होगा भाई, ओपनिंग प्रेशर नॉर्मल जो प्रेशर है हमारा, जब हम उस पिन पिन करते हैं 50 टू 180 mg होता है, लेकिन जब बैक्टीरियल हो जाएगा ना तो ये भी बढ़ जाएगा। उसके बाद जो कलर होगा ना क्लियर, जैसे अगर नॉर्मल है तो क्लियर कलर है, वाटरी कलर, लेकिन जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हमें क्लाउडी कलर या फिर क्लाउडी कलर मिलता है, क्या कहते हैं, क्लाउडी कलर या फिर टर्बिड कलर ना, कौन सा कलर मिलता है हमें, क्लाउडी या फिर टर्बिड, ठीक है, क्लाउडी कलर मिलेगा या फिर टर्बिड कलर मिलेगा। तो ये होता है, अगर ये एबनॉर्मल हो रहा है तो, ठीक है, एबनॉर्मल हो रहा है तो ये बढ़ जाएगा। ये जो हमने एरो लगाया ना, ये सिर्फ एबनॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एबनॉर्मल मतलब एबनॉर्मल, एबनॉर्मल इन द सेंस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ही दिखता है, ये बढ़ जाएगा, ये ग्लूकोज कम हो जाता है, प्रोटीन का वैल्यू बढ़ जाएगा, हमारा नॉर्मल प्रेशर भी बढ़ जाता है और कलर क्लाउडी कलर हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब जब भी आपने देखा होगा, अगर आपकी ड्यूटी अगर आईसीयू में लग रही है, ठीक है, आईसीयू वगैरह में लग रही है, तो आईसीयू में भी हम बेड साइड करते हैं लंबर पंचर, ठीक है, आईसीयू में बेड साइड हम कर देते हैं लंबर पंचर। तो लंबर पंचर में हम देखा होगा आपने कि जब डॉक्टर हमारा लंबर पंचर करता है ना, तो लंबर पंचर करने में वो 5 क्या रखता है, 5 क्या रखता है, कंटेनर रखता है, ठीक है, 5 सैम्पलिंग बॉक्स रखता है। और 5 सैम्पलिंग बॉक्स समझ नहीं आता यार कि 5 क्यों रखा है भाई, 5 क्यों रखा है, 5 जगह भेजेगा क्या, 5 जगह भेजेगा, 5 वो लैब में भेजेगा क्या, नहीं, 5 जो बॉक्स होते हैं वो अलग अलग रखे जाते हैं, ठीक है। जब हम रिमूव करते हैं तो अप्रॉक्स 20 ml CSF को हम आउट करते हैं, अप्रॉक्स 20 ml CSF को आउट करते हैं, ठीक है, 20 ml ही निकालते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकालते, 20 ml निकालते हैं। अब 20 ml में निकालते हैं ना तो 5 बॉक्स हमारे पास रहते हैं। ये जो इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में हमें अलाउड नहीं होता, एज ए नर्स को हमें अलाउड नहीं होता कि हम इस बॉक्स में लेबलिंग कर सकें। लेकिन जब आप अमेरिका वगैरह जाओगे ना, फॉरेन में जाओगे, तो आप वहाँ पे नर्स ही काम करते हैं, ठीक है, नर्स का ही रोल होता है वहाँ पे इस बॉक्स में लेबलिंग करना। तो हमें जब लेबलिंग करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो 5 बॉक्स है ये कहाँ कहाँ जाएगा। सबसे पहला जो बॉक्स होता है, सर मतलब कितने बॉक्स हैं, 5 बॉक्स हैं, हमने कितना ml निकाला है, 20 ml, 20 ml से ज़्यादा नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते 20 ml से ज़्यादा, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा भाई, एनाटॉमी में हमने पढ़ रखा कि CSF का जो प्रोडक्शन होता है पर आवर कितना होता है, 1 घंटे में कितना CSF बनता है, 20 ml, पता है कि नहीं पता, भूल गए, याद है, याद आ गया ना, याद आ गया, 1 घंटे में कितना बनता है, 20 ml, तो हम 20 ml ही निकालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। 5 बॉक्स है हमारे पास, 5 बॉक्स में क्या करते हैं, जो सबसे पहले में क्या करते हैं, 5 ml रखते हैं, दूसरे में भी 5 ml रख दिया हमने, तीसरे में भी 5 ml रख दिया, चौथे में भी 5 ml रख दिया, और 5वें में भी 5 ml रख दिया, ठीक है, सब में 5-5 ml कर दिया, बोलो हाँ। पहले वाले बॉक्स में क्या करते हैं हम, इसमें हम ग्लूकोज किस लिए ये पहला बॉक्स किस लिए एग्जामिनेशन करता है, पहला बॉक्स किस लिए यूज हुआ था, ग्लूकोज के एग्जामिनेशन के लिए, ग्लूकोज एंड प्रोटीन के एग्जामिनेशन के लिए, CSF, ठीक है। पहला बॉक्स किसके लिए था, ग्लूकोज एज वेल एज प्रोटीन के एग्जामिनेशन के लिए। हमने भाई पहला बॉक्स प्रिपेयर किया और लैब में भेजा, तो लैब वाले क्या करते हैं, पहले बॉक्स से ग्लूकोज और प्रोटीन का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। दूसरे बॉक्स से क्या करते हैं बताओ, दूसरे बॉक्स को क्या करेंगे भाई, दूसरे बॉक्स का ना वो कल्चर प्रिपेयर कर देते हैं, कल्चर तो पढ़ा होगा थर्ड सेम में, है ना, तो कल्चर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। दूसरे बॉक्स से हम कल्चर प्रिपेयर कर दिया, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे एक, यहाँ पे ना 4 बॉक्स ही रखते हैं, 5 नहीं, सॉरी 4 बॉक्स ही रखते हैं, इट्स माई मिस्टेक, 4 बॉक्स रखते हैं, ठीक है, 4 बॉक्स रखते हैं, 5, 10, 15, 20, ठीक है, 4 बॉक्स रखते हैं, मैंने गलती से कर दिया 4 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि 20 ml है। तो पहले वाले में क्या ग्लूकोज एंड प्रोटीन करते हैं, दूसरे वाले में कल्चर के लिए रख दिया, तीसरा वाला जो रहता है वो हमारे एग्जामिनेशन के लिए रहता है। किसके एग्जामिनेशन के लिए रहता है, जैसे PVR करते हैं, ठीक है, PCR करने के लिए रखते हैं। तीसरा वाला जो होता है वो PCR करने के लिए रख दिया हमने। और जो 4th वाला जो होता है ना कंटेनर, उसके लिए क्या कहते हैं, CSF के सेल काउंट के लिए, CSF के सेल काउंट के लिए रखते हैं, CSF के सेल काउंट के लिए, ठीक है। तो 4 बॉक्स में प्रिपेयर करना, 5 नहीं था, इट्स माय मिस्टेक, 4 ही करते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले में क्या कहते हैं, ग्लूकोज एंड प्रोटीन का
प्रोटीन के लिए रखते हैं, दूसरे में कल्चर के लिए रखते हैं, कल्चर टेक्निक के लिए, तीसरे में पीसीआर के लिए रखते हैं, पीसीआर हो गया, सीएसएफ हो गया इसके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और चौथे बॉक्स में क्या करते हैं, सीएसएफ के सेल काउंट करते हैं, सीएसएफ का जो सेल होता है ना उसको काउंट करने के लिए रखते हैं। तो 20 ml निकालेंगे, 4 बॉक्स रखेंगे, सब में 5-5 ml, पहले में ग्लूकोज, दूसरे में कल्चर, तीसरे में पीसीआर, चौथे में सीएसएफ का सेल एग्जामिनेशन। अब पीसीआर में ना फर्दर स्टडीज़ के लिए भी रखते हैं हम, फर्दर स्टडीज़ के लिए भी रखा जाता है, ठीक है। आगे चल के पेशेंट को और भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उसके लिए हम स्टोर करके रखते हैं, स्टडीज़ के लिए भी रख सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्या, नर्सिंग इंटरवेंशन की, सॉरी नर्सिंग असेसमेंट की, ठीक है। नर्सिंग असेसमेंट, हमारे पास पेशेंट आया, हमने असेस कर लिया, अब इंटरवेंशन करिए। हम नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करने वाले हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करते हैं तो नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या मिलता है, वॉच फॉर साइन, ठीक है। हमें पेशेंट के अंदर जो साइन है, साइन इन द सेंस जैसे फीवर हो गया, हेडेक हो गया, इस साइन को हमें वॉच करते रहना, क्योंकि पेशेंट के अंदर क्या है, रेज्ड आईसीपी की वजह से साइन आ सकते हैं। इनिशिएट सीजर्स प्रिकॉशंस, ठीक है, हमें सीजर्स के प्रिकॉशंस को लेके चलना है, क्योंकि पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं सीजर्स भी आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हेड एंड एलिवेट करना है, अवॉइड नेक फ्लैक्शन, ठीक है। ये बात हमें याद रखना है कि पेशेंट के अंदर जो है ना नेक फ्लैक्शन नहीं करना है, हमें पेशेंट के अंदर नेक फ्लैक्शन नहीं करना और हिप जॉइंट फ्लैक्शन भी नहीं करना, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि नेक फ्लैक्शन कहाँ करते हैं हम, मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था आपको कि नेक फ्लैक्शन कहाँ कर रहे थे हम, और हिप जॉइंट, नेक फ्लैक्शन हम कर रहे थे बुटकिंग साइन में, और हमारा हिप जॉइंट था कर्निंग साइन, ठीक है, कर्निंग साइन था, कर्निंग साइन। तो ये दोनों को हमें स्टॉप करना नहीं करना है, ठीक है। रिस्पायरेटरी आइसोलेशन करना है पेशेंट को, रिस्पायरेटरी आइसोलेशन फॉर मेनिंजियोकोकल पेशेंट, ठीक है। अगर पेशेंट मेनिंजियोकोकल का है, मेनिंजियोकोकल बैक्टीरिया का है, तो हमें रिस्पायरेटरी आइसोलेशन में रखना है। एज पर ऑर्डर, अगर डॉक्टर का ऑर्डर है तो डॉक्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनिटॉल के देते हैं, रेस्ट आईसीपी में भी देते हैं ना, वैंकोमाइसिन, सिफेक्ट्राजोन, स्टेरॉइड्स एंड आईवीएफ, ठीक है। अब हमारा ये क्या कहते हैं, ये सब तो क्या है भाई, ये सब क्या है, एक तरीके के तुम्हारे एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। लेकिन वैंकोमाइसिन और सिफेक्ट्राजोन ना, वैंकोमाइसिन और सिफेक्ट्राजोन क्या होता है, एक एम्पेरिकल एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है, एम्पेरिकल एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, एम्पेरिकल एंटीबायोटिक होता है। अगर एक डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर क्या करता है, अगर उसे ये साइन ये पता चल जाता है, एसेस कर लेता है कि इस पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है, हुआ नहीं है, हो सकता है, तब वो एकदम से स्टार्ट कर देता है वैंकोमाइसिन और सिफेक्ट्राजोन, ठीक है। वैंकोमाइसिन और सिफेक्ट्राजोन ये क्या करते हैं, एक एम्पेरिकल एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं। एम्पेरिकल एंटीबायोटिक का मतलब ये बैक्टीरिया को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टार्ट नहीं होता, अगर देखो मेनिंजाइटिस को हम ट्रीट कर सकते हैं, मेनिंजाइटिस को हम जो है पेशेंट को हम बचा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं पेशेंट के डेथ होने के, 30% चांस देखा जाता है, ठीक है। कितना, 30% चांस देखा जाता है अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO देखा गया है। तो 30% पेशेंट इसमें डेथ हो जाता है मेनिंजाइटिस में। क्यों डेथ हो जाता है, क्योंकि उसमें एम्पेरिकल एंटीबायोटिक नहीं चलाते हैं, वैंकोमाइसिन और सिफेक्ट्राजोन, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है, जो हमारा मेनिंजाइटिस का पेशेंट होता है ना, मेनिंजाइटिस का पेशेंट, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। जो हमारा मेनिंजाइटिस का पेशेंट होता है ना, मेनिंजाइटिस का, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपोनेट्रीमिया। रुको बताता हूँ मैं आपको, हाइपोनेट्रीमिया। अब मुझे ये आप बताओ कि पेशेंट मेनिंजाइटिस का है, ठीक है, उसके अंदर हाइपोनेट्रीमिया कैसे मिल रहा है भाई देखने को, भाई उसके अंदर हाइपोनेट्रीमिया कैसे मिल रहा है ना, हाइपोनेट्रीमिया कैसे मिल रहा है, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया कैसे मिल रहा है पेशेंट के अंदर देखने को। देखो पेशेंट अगर मेनिंजाइटिस का, तो उसके अंदर हाइपोनेट्रीमिया मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एंडोक्राइन कॉम्प्लिकेशंस होगा उसके अंदर, एंडोक्राइन कॉम्प्लिकेशंस होगा। और एंडोक्राइन कॉम्प्लिकेशंस में कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा एंडोक्राइन का, SAIDH मतलब क्या होता है, ADH का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ADH बढ़ेगा तो क्या होगा, यूरिन का जो आउटपुट होगा, यूरिन डिक्रीज हो जाएगा, यूरिन का जो आउटपुट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इन द सेंस पेशेंट यूरिन नहीं कर पाएगा, मीन्स एडिमा होगा उसके अंदर, ठीक है, टायर्डनेस होगा, तो यूरिन का जो आउटपुट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, पेशेंट यूरिन नहीं कर पाएगा, यूरिन इनकॉन्टिनेंस होगा, ठीक है। तो हाइपोनेट्रीमिया कैन बी सीन इन मेनिंजाइटिस पेशेंट,
मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता, क्यों मिलता? क्योंकि एक एंडोक्राइन कॉम्प्लिकेशन है, डेट इज नोन एज एसएआईडीएच। एसएआईडीएच में तो क्या, एसएआईडीएच में क्या होता है, एडीएच का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन पास आउट नहीं कर पाएगा पेशेंट, यूरिन आउट नहीं कर पाएगा, ठीक है। दैट्स द फाइनल, अब खत्म होता है मेनिंजाइटिस, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, इसके नोट्स चाहिए हो, ठीक है, अगर डाउट हो, है ना, क्या होता है क्यों नहीं होता, ठीक है, ये तो आप डायरेक्ट कमेंट में आप मुझे कमेंट करो, मैं इसके ना रिलेटेड जितने भी हो सकता है मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कोशिश इन दी सेंस 100% हमारा रहेगा कि आप कोई भी कमेंट करोगे तो उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, ठीक है, मिलेगा, ठीक है। तो लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू गाइस। और हाँ भाई, सब्सक्राइब कर देना।